हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत पढ़ा था और उसके दो अनुप्रयोग भी पढ़ लिए थे हमने। एक पढ़ा था कि जो आपका परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु, उसका ग्राउंड लेवल यानी कि मूल ऊर्जा स्तर, उसकी एनर्जी किस तरीके से निकालते हो आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के द्वारा। और दूसरा हमने पढ़ा था जो सरल आवर्ती दोलक होता है उसका ग्राउंड लेवल यानी कि उसका मूल ऊर्जा स्तर जो होगा उसमें एनर्जी का मान क्या होगा। ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में जो है हम बाकी के दो अनुप्रयोग जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, और एक टॉपिक और बचता है इसके बाद में, वो बचता है आपका वर्णक्रमी यानी कि स्पेक्ट्रम लाइन जो होती है आपकी उनका विस्तार। ये दोनों टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक की, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व। हम लोगों को पता है कि नाभिक जो होता है उसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के चारों ओर जो आपकी कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में विद्यमान होते हैं। तो हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, नाभिक के बाहर होता है, उसको पढ़ने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, मतलब इस चीज को हम प्रूफ करने के लिए किसका यूज करने वाले हैं, आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होता है कि जो हमारा परमाणु होता है उसकी कोटि होती है आपकी एंगस्ट्रॉम की, और जो परमाणु का नाभिक होता है उसकी कोटि होती है आपकी फर्मी की। यानी कि हम कहें तो हमारा जो नाभिक होगा उस नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होती है वो होती है आपकी फर्मी। जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है उस नाभिक की रेडियस जो होती है उसकी कोटि होती है आपकी फर्मी, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर कोटि का आपका रेडियस होता है परमाणु के नाभिक का। और यदि परमाणु के रेडियस की बात की जाए तो वो होता है आपका एंगस्ट्रॉम की कोटि का 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का। ये हमको पता होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि यदि हमारा परमाणु का जो नाभिक होगा उसकी कोटि हो फर्मी की, और यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू आप लेके चलोगे, यानी कि जो नाभिक होगा उसकी रेडियस जो रहेगी वो रहेगी आपकी हमने मान लिया यहाँ पे जो नाभिक है उस नाभिक की रेडियस, नाभिक जो है उस नाभिक की रेडियस आपकी फर्मी की कोटि है, और मान कितना है रेडियस का, वो रेडियस का मान मान लिया हमने 5 फर्मी, यानी कि 5 × 10⁻⁻15 मीटर का आपका नाभिक का रेडियस है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चित सिद्धांत होगा, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चित सिद्धांत उसके अनुसार क्या होता है कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का मान ये होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जो आपका कण होगा, ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का मान यदि डेल्टा x और डेल्टा px है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो >= 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाभिक में यदि आपका इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होगा, अगर स्थित होता है, ठीक है, यदि नाभिक में आपका इलेक्ट्रॉन स्थित होता है तो उस कंडीशन में उसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान कितना होगा, उसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान होगा आपकी रेडियस के बराबर, यानी कि जितना आपका आर होगा उतनी ही उसमें अनिश्चितता आ सकती है, किसके अंदर, स्थिति के अंदर। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो आपका डेल्टा x होगा ये डेल्टा x किसके बराबर होगा, इस रेडियस के बराबर होगा। यहाँ पे जो डेल्टा x होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, डेल px ये हो जाएगा आपका
जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके समलिंग में कितनी अनिश्चितता मिलेगी, तो समलिंग में अनिश्चितता मिलेगी आपको H क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल एक्स। H क्रॉस का मान आपको पता होता है क्या होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और डेल एक्स का मान आपके पास में है ये जो दे रखा है 5×10⁻⁻15 मीटर, तो यहाँ पे डेल एक्स आपका हो जाएगा 5×10⁻⁻15 मीटर। ये दोनों चीजें हो गई, तो आपके पास में डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में। एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। हमने मान लिया कि हमारा जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, उस नाभिक की रेडियस कितनी है आपकी 5×10⁻15 मीटर। और इससे पहले अगर हमने बात की तो हम उसका डिस्कस करें तो हमको पता होता है कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो नाभिक से बाहर कक्षाओं के अंदर स्थित होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को ये सिद्ध करना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में स्थित नहीं होता है। किसकी सहायता से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से। तो सबसे पहले हमने मान लिया हमारा नाभिक जो होगा उसकी रेडियस हो जाएगी अपनी 5 फर्मी की, यानी कि 5×10⁻15 मीटर। और ये जो आर होगा ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता के बराबर होगा, यानी कि डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी इस कैपिटल आर के बराबर। दूसरी बात हमने की अनिश्चितता सिद्धांत की। अनिश्चितता सिद्धांत हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की यदि स्थिति हो डेल एक्स, स्थिति में अनिश्चितता हो डेल एक्स और समलिंग में अनिश्चितता हो डेल्टा पी एक्स, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा समीकरण 1 के अनुसार। यहाँ से हमने मान निकाला डेल पी एक्स का, वो आ गया आपके पास में H क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स। H क्रॉस का मान पता है 1.054 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, और डेल एक्स का मान हमारे पास में है कैपिटल आर के बराबर, जो कि आपका 5×10⁻15 मीटर। दोनों वैल्यूज को आपने समीकरण नंबर 2 के अंदर रखा, तो 2 में रखोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगी आपकी 1.054 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये हो गया H क्रॉस का मान, और डेल एक्स का मान रखा तो 5×10⁻15 मीटर, ये आ जाएगा उसका मीटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में इसका कैलकुलेशन बनाया तो 5 × 10 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, 10⁻15 में से ये 10 की घात चला जाएगा आपका, तो माइनस का 14 बच जाएगा, ये ऊपर आएगा तो आपका माइनस का 20, और ये मान इससे कैसे, तो ये हो गया आपका किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की समलिंग में अनिश्चितता के बराबर। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं आपका स्मॉल p है, जो कि आपका होगा मिनिमम। ठीक है, अगर आपका डेल एक्स मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, उसका मैक्सिमम मान हो सकता है कैपिटल आर के बराबर, तो अगर डेल एक्स मैक्सिमम है तो डेल एक्स का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, और ये मान हमने यहाँ पे मान लिया। अब बात करें आगे, तो इसके बाद में इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में हमको पता होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का बिना द्रव्यमान
ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है विराम द्रव्यमान m0, तब द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से जो द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन होता है किसके अंदर, आपेक्षिकीय, मतलब रिलेटिव। अगर आप संबंध लिख रहे हो तो रिलेटिव संबंध क्या होता है आपका, E बराबर होता है p स्क्वायर c स्क्वायर इनटू m0 स्क्वायर c4 और इसका रूट। ठीक है, ये रिलेशन जो हमने लिखा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये लिखा है आपका आपेक्षिक गति में, मतलब रिलेटिव सापेक्षिक गति आप बोल सकते हो। एक कण की दूसरे कण के सापेक्ष जब गति होती है तो उस गति के अंदर आपका क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है समीकरण नंबर 4 के अनुसार E इक्वल टू होता है आपका p स्क्वायर c स्क्वायर m0 स्क्वायर c4। ठीक है, और यहाँ पे p का मान आप लेके चलोगे p मिनिमम, तो आपका p का मान हो जाएगा मिनिमम, तो आपका p का मान भी हो जाएगा मिनिमम। ये चीज हो जाएगी। अब हमको पता होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की m0 c स्क्वायर की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की m0 c स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 0. इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए आपका m0 c स्क्वायर का मान यानी कि द्रव्यमान और जो आपकी वेलोसिटी होगी प्रकाश की वेलोसिटी, उन दोनों का मल्टीप्लाई आता है आपके पास में 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान होता है आपके पास में, और अगर आप इसका स्क्वायर करो तो ये मान आपका क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप यहाँ पे मान के चलो, यदि आप यहाँ पे मान के चलो कि आपका m0 स्क्वायर c4 इज वेरी वेरी लेस देन p स्क्वायर मिनिमम c स्क्वायर, अगर ये कंडीशन आप लगाओ, इलेक्ट्रॉन की जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा है उसका मान p स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, उसका मान p स्क्वायर c स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, तब आपका समीकरण नंबर 5 क्या बन जाएगा, तब आपका समीकरण नंबर 5 बन जाएगा p मिनिमम इक्वल टू p मिनिमम और इनटू में c, तब आपका ये मान बन जाएगा। ठीक है, यदि आपका m0 स्क्वायर c4 का मान बहुत ही ज्यादा कम हो किसकी तुलना में, p स्क्वायर मिनिमम इंटू c स्क्वायर की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम हो, बहुत ही कम वैल्यू हो उसकी, और वैल्यू मैंने बताई थी अभी, आपका m0 स्क्वायर c4 का मान कितना हो जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मान हो तो आपके पास में क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। यहाँ पे आपको पता है p मिनिमम का मान हमारे पास में समीकरण नंबर 3 में आ रहा है, और c का मान हमको पता है प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका c का मान होता है। इन दोनों मानों को निकालोगे आप और कैलकुलेशन करोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, ए मिनिमम का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करना है सबसे पहले। यहाँ पे हमने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में हमने कंडीशन लगाई कि यदि m0 स्क्वायर c4 का मान वेरी वेरी लेस देन हो आपका p मिनिमम स्क्वायर और c स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई से, तो आपकी समीकरण नंबर 4 जो है वो समीकरण नंबर 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, आपका इधर p मिनिमम था, उधर आप उसका मान ये मान बचेगा, इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो ये मान बच जाएगा आपका, और ये मान हमने यहाँ पे लिख दिया रूट निकालने के बाद। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, p मिनिमम और c का मान रखना है। p मिनिमम आपके पास है समीकरण नंबर 3 में, और c जो होता है वो प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों का मान रखकर कैलकुलेशन बनाओगे तो आपको मिल जाएगा e मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखना है आपको समीकरण 3 से तथा c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ये दोनों मान रखते हैं, समीकरण 3 से पी मिनिमम का मान रखना है और सी बराबर रखना है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या मान रहेगा आपके पास में, आपके पास मान आएगा यहाँ पे रखोगे ई मिनिमम इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻³ और 3 गुना 10⁸ और ये हो जाएगा आपका जूल के अंदर। तो ये हो जाएगा 3 × 12 3 × 15 और 16 और ये हो जाएगा। ठीक है, ये मान तो आया आपके पास में जूल के अंदर। और अगर हम इसको करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 1.6 × 10⁻⁹ का डिवाइड करोगे। यहां पे देखो क्या आएगा आपका आंसर, ये मान होगा आपके पास में। कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पर आपके पास ये मान आएगा। ए मिनिमम का मान निकालना आपको, तो हमने यहाँ पे आपका टी मिनिमम का मान रख दिया 1.054 × 10⁻⁻34 और आपका सी का मान रख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका मान आ गया 3.162 × 10⁻⁻12 जूल के अंदर आ गया। इस जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद में ये जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि इसके हिसाब से हमारा क्या आता है, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थायी मतलब स्थिर हो तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि जब हमारा नाभिक यानी कि जब आपका अल्फा बीटा और गामा का क्षय होता है नाभिक से, तो उस कंडीशन में जो आपका बीटा जो कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, उत्सर्जित होने वाले नाभिक से उत्सर्जित होने वाले बीटा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी लगभग होती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां पे तो मिलता है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में स्थित नहीं होता है, मतलब नाभिक से बाहर आपका इलेक्ट्रॉन स्थित होता है कक्षाओं के अंदर। तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे लास्ट में कि हमारा जो नाभिक होता है उससे जो आपका बीटा क्षय होता है, बीटा एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मान लगभग 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता।
और हमें यहाँ पे जब हाइजेनबर्ग के इनिशियल सिद्धांत हमने कैलकुलेशन की तो इसके हिसाब से हमारी एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन की 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों की एनर्जी में जो है काफ़ी डिफरेंस है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका नाभिक में स्थित नहीं होता है, नाभिक से बाहर स्थित होता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, मतलब चौथा एप्लीकेशन हो रहा है हमारा, वो है आपका वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। तो वो देखेंगे बराबर। वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, जो आपकी स्पेक्ट्रम लाइन होती है, ठीक है, जो आपकी स्पेक्ट्रम लाइन होती है, उन रेखाओं का विस्तार हमको पढ़ना है किसके सहायता से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, छोटी सी चीजें हमको पता होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होता है आपका, वहां पे वो प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है, और प्रकाश का अवशोषण करके या फिर मैं कहूँ एनर्जी का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड रुककर वापस से आपके मूल ऊर्जा स्तर में लौट आता है। वहां पर वापस क्या करेगा, वो उस प्रकाश को उत्सर्जित कर देगा और वापस से ग्राउंड लेवल के अंदर आ जाएगा। यानी कि हम कहें इस तरीके से ये ऊर्जा आपका मूल ऊर्जा स्तर और ये हो गया आपका उत्तेजित। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका स्थिर था, ठीक है, दो ऊर्जा स्तर मान लिया हमने, एक मान लिया आपका मूल स्तर ग्राउंड लेवल और एक मान लिया आपका एक्साइटेड उत्तेजित ऊर्जा स्तर। जब आपका इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाएगा तो क्या करेगा आपका, ये यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण करेगा और ऊर्जा को अवशोषण करके कहां पे पहुंच जाएगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। यहाँ पे रुकेगा 10⁻⁸ सेकेंड। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चला गया यहाँ पर उत्तेजित ऊर्जा स्तर में और यहाँ पे कितने टाइम के लिए रुकेगा आपका 10⁻⁸ सेकेंड, इतने टाइम के लिए रुकेगा और वापस से जो एनर्जी ने अवशोषित की थी उसको उत्सर्जित करके कहाँ पे आ जाएगा, वापस मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ये पता होता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपका क्या बन जाएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे अनिश्चितता सिद्धांत। यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में अनिश्चितता हो डेल्टा ई और समय में अनिश्चितता हो डेल्टा टी, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 10⁻⁻⁸ सेकेंड है वो वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे था 0, यहाँ पे था आपका, या फिर इसको मान सकते हो इनफाइनाइट, ये हमेशा रहता है। अगर इसको एनर्जी दे दोगे तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 10⁻⁻⁸ सेकेंड रुककर वापस से इस ग्राउंड लेवल के अंदर आ जाएगा। तो ये डेल्टा टी तो हो जाएगा, इसमें जो आपका समय में अनिश्चितता होगी या समय में आपका जो मापन होगा उसमें मान हो जाएगा डेल्टा टी का और डेल्टा ई हो जाएगी आपकी एनर्जी। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका h क्रॉस बाई 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे डेल्टा टी का मान निकाला है तो वो हो जाएगा आपका h क्रॉस बाई 2 डेल्टा टी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम माने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाएगा तो मान लिया ये जो है आपका फोटोन का अवशोषण कर रहा है,
अगर हम माने कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन जो होगा उसका अवशोषण करके, मतलब एनर्जी को फोटोन के रूप में अवशोषित करके उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला देता है, तो उस फोटोन की एनर्जी हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर एच इंटू डेल्टा न्यू। एच होता है आपका प्लग नियतन और डेल्टा न्यू आपका क्या होता है, हमें जो आपकी आवृत्ति होगी उनमें परिवर्तन। तो यहाँ पे अगर हम बोले डेल्टा E का मान एच इंटू डेल्टा न्यू, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। एच इंटू डेल्टा न्यू आप यहाँ पे रख सकते हो और डेल्टा न्यू का मान निकाल सकते हो। और डेल्टा न्यू क्या बताता है आपको, अगर इसकी एनर्जी मान लो, इसकी एनर्जी मान लो E है, इसकी एनर्जी मान लो E प्लस बी है, ठीक है। तो एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा आपका डेल्टा E इक्वल टू E प्लस बी माइनस E, ये तो हो जाएगा एनर्जी में परिवर्तन। अगर इसके संगत मान लो आवृत्ति है न्यू और इसके संगत मान लो आवृत्ति है न्यू प्लस डेल्टा, तो आपका जो परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा डी न्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके। और अगर ऐसे भी मान लो तो ऐसे मान सकते हो आप, इसको मान लो डेल्टा E और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डेल्टा E। तो इस तरीके से बनता है आपका वर्णक्रमीय का स्वाभाविक विस्तार वाला टॉपिक। केवल इतना सा पढ़ना है आपको कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वहां पर वो क्या करता है, प्रकाश या ऊर्जा का अवशोषण करता है और वहां पर वो 10⁻⁸ सेकंड रुककर वापस से मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ये जो टाइम होता है उसको हम जीवन काल कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जीवन काल कहते हैं। और अगर हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत की बात करें तो अनिश्चित सिद्धांत आपका यहाँ पे बन जाएगा, यदि एनर्जी में अनिश्चितता हो डेल्टा E और समय में अनिश्चितता हो डेल्टा T, दोनों का मल्टीप्लाई बन जाएगा इक्वल टू H क्रॉस बाई 2। तो डेल E का मान बन जाएगा आपका H क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा T। और यदि आपकी एनर्जी फोटोन के रूप में हो तो फोटोन की एनर्जी का मान आप निकालोगे डेल्टा E बराबर H इंटू डेल्टा न्यू, और ये डेल्टा न्यू ही क्या कहलाता है आपका वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार कहलाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत की, उसके बाद में 4 एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में चारों में से कोई ना कोई एक रिपीट होती रहती है, उन चारों की बात की। कौन कौन सी एप्लीकेशन थी हमारी, एक तो लास्ट वाली जो हमने पढ़ी अभी वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, एक हमने इससे पहले पढ़ा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाभिक में अस्तित्व नहीं होता है, उसका डेफिनेशन भी किया हमने। और इससे पहले हमने 2 क्लासों के अंदर डिस्कस किया था आपका, एक में डिस्कस किया था सरल आवर्ती दोलक कि जो मूल ऊर्जा स्तर होता है उसकी एनर्जी के बारे में, और उससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बारे में। तो ये चारों चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे संकारक। संकारक क्या होता है, ठीक है, और उन संकारक के पढ़ने के बाद कुछ जो आपकी संकारक से संबंधित डेफिनेशंस आती है, मतलब बेसिक क्लास आज होने वाली है यहाँ पे आपकी। बेसिक क्लास लेने के बाद में आपका पूछा जाता है यहाँ पे हर्मिटिय संकारक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हर्मिटिय संकारक। हर्मिटिय संकारक की कुछ प्रमेय है आपके पास में, 2 प्रमेय आती है, ठीक है, और उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज होगी हर्मिटिय संकारक की। तो हर्मिटिय संकारक के बारे में बात करेंगे, आपका संलग्न संकारक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, कण संकारक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं संकारक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें संकारक क्या होता है आपका, क्या होता है संकारक, वो देखते हैं। क्या होता है संकारक, ऑपरेटर क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अवकलन। अवकलन के लिए हम क्या करते हैं, d/dx करते हैं, ठीक है। तो d/dx जब आप किसी फंक्शन पर आरोपित करते हो, d/dx जैसे आपने आरोपित किया sin x पर, d/dx हमने आरोपित किया sin x पर, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे cos x। d/dx को हमने आरोपित किया sin x पर, तो हमको क्या मिलेगा cos x। मतलब हमारे पास एक फंक्शन था sin, इसको मान लिया आपके पास एक फंक्शन है sin। इस sin पर यदि आप संकारक, कोई संकारक आपका इसको मान लिया a,
कैप, ठीक है। संकारक को आप यहाँ पे कैपिटल लेटर जो होते हैं उनको उनकी सहायता से दर्शाओगे, उनके ऊपर कैप लगाकर दर्शाओगे। तो आपका संकारक हो गया, हमने मान लिया हमने एक कैप संकारक है और साई आपका कोई फलन है। उस फलन पर यदि आप एक कैप को आरोपित करते हो, ठीक है, और आपको क्या मिल जाए, आपको मिले कोई नया फलन वाई। कोई संकारक है हमारे पास में एक है और उसको हमने आरोपित कर दिया फलन साई पर और हमें मिल गया नया फलन फाई। तो आपका एक है यहाँ पे बनेगा संकारक। संकारक की परिभाषा ये होती है, संकारक वह संक्रिया होती है जिसे किसी फलन पर आरोपित करने पर, संकारक वह संक्रिया होती है जिसे किसी फलन पर आरोपित करने पर कोई नया फलन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, संकारक कहते हैं। संकारक को हम क्वांटम के अंदर, जो क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर संकारक को हम कैपिटल जो आपके लेटर होते हैं ABCD उनके ऊपर कैप लगाकर हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया संकारक। जैसे हमने एग्जांपल भी ले लिया जो आपने पढ़ा हुआ है d/dx क्या होता है, एक संकारक की तरह होता है। इसको यदि आप sin x के ऊपर आरोपित करोगे तो आपको नया फलन cos x मिल जाएगा, यानी कि d/dx क्या होता है, हमारा एक संकारक होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो d/dx e की पावर आता है माइनस e की पावर आता है dx, ये कोई आपने फलन मान लिया, ठीक है। और इसके ऊपर हमने d/dx आरोपित किया तो क्या मिलेगा हमारे पास में आंसर, हमारे पास में आंसर मिलेगा आयोटा j। इसका बराबर ये हो जाएगा e की पावर x और आयोटा के x का होगा वापस माइनस हो जाएगा, पर आयोटा के बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा इसका माइनस e की पावर माइनस आयोटा के x और आयोटा के बचेगा वो मेरे बाहर ले। तो इस तरीके से आप बताओगे कि संकारक क्या होता है। संकारक की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो संकारक होता है आपका वह संक्रिया जिसे किसी फलन पर आरोपित करने पर कोई नया फलन प्राप्त होता है। ऐसी संक्रिया जिसे किसी फलन पर आरोपित करने पर एक नया फलन प्राप्त होता है तो वह संक्रिया कहलाती है आपकी संकारक। संकारक को हम यहाँ पे दर्शाएंगे कैपिटल लेटर के द्वारा, कैपिटल A, कैपिटल B, C, D जो भी आप दर्शाना चाहो उसकी सहायता से दर्शा सकते हो, कैपिटल लेटर के द्वारा हम यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करें आगे तो ये ऑपरेटर हो गया संकारक क्या होता है। अब इस संकारक की बात करें, इस संकारक की बात करें तो संकारक की पहली प्रॉपर्टी हम करते हैं यहाँ पे कि आपका रैखिक संकारक क्या होता है। रैखिक संकारक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो चीजें याद में रखनी है। अगर वो दोनों आपका कोई संकारक उन दोनों चीजों का पालन कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें वो भी बातें करते हैं हम आगे। तो दो चीजें हमारे पास में, अगर उन दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है आपका संकारक जो है, अगर A माने तो A, B माने तो B। अगर आप संकारक मान रहे हो, एक आपके पास में कोई संकारक है और वो संकारक निम्नलिखित दो प्रॉपर्टियों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उनका पालन कर रहा है, तो आप कह दोगे कि हमारा जो एक है वो कौन सा संकारक है, रैखिक संकारक। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास में, यदि एक संकारक है और इस एक को आप इन दोनों वर्णों पर आरोपित करो और ये मान आपका बराबर आ जाए इस तरीके से, ठीक है। दो फलन हमने मान लिए साई1 और साई2 है हमारे पास में और एक संकारक मान लिया आपका एक है। अगर ये संकारक आप उन दोनों फलनों के योग के ऊपर आरोपित कर रहे हो और जहां से जो मान मिल रहा है वो मान आपका उन दोनों फलनों पर अलग अलग आरोपित करने पर जो आपका मान होगा उसके बराबर मिल रहा है, तो आपका ये जो संकारक होगा एक है, ये कौन सा संकारक होगा, रैखिक संकारक। आधी कंडीशन तो आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब एक कंडीशन तो आपकी ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आपके पास में होगी एक कंडीशन आपकी दूसरी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए।
अगर आपका एक कोई मान लो यहाँ पे वास्तविक संख्या है, स्मॉल ए, आपके पास में कोई वास्तविक संख्या है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फंक्शन साई के साथ में, वो मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फंक्शन साई के साथ में, और इन दोनों के मल्टीप्लाई के ऊपर आप आरोपित कर रहे हो संकारक एक है, तो यहां से जो मान मिलेगा वो मान, यदि आप एक है को साई के ऊपर आरोपित करो और वहां से जो मान मिले उस मान को यदि आप इस वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई कर दो और वहां पे जो मान मिले उन दोनों का मान यदि बराबर हो तो आप कह दोगे कि हमारा एक क्या हो जाएगा, एक रैखिक संकारक हो जाएगा। वापस से रिपीट कर देता हूं, हमारा एक संकारक है एक है, इस संकारक को हम रैखिक संकारक कहेंगे। कब कहेंगे? जब आपकी ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉलो होगी, तो उस संकारक को हम बोल देंगे रैखिक संकारक होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि दो फलन अगर आपके पास में है साई 1 और साई 2, उन दोनों के टोटल के ऊपर यदि आप एक आरोपित कर रहे हो और ये वाला मान इस मान के बराबर है तो आपका पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि ए एक वास्तविक संख्या है जो कि मल्टीप्लाई हो गया एक फंक्शन साई के साथ में और इसके ऊपर आप आरोपित कर रहे हो एक एल को और ये मान आपका इस मान के बराबर आ जाता है, तो आप कह दोगे कि हमारा जो संकारक होगा एक है वो होगा एक रैखिक संकारक। ठीक है, अब रैखिक संकारक, सबसे पहले हमने संकारक पढ़ा, संकारक की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में हमने देखा रैखिक संकारक क्या होता है और रैखिक संकारक की कंडीशंस क्या होती है। अब रैखिक संकारक पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे योज्य संकारक। ठीक है, योज्य संकारक मतलब टोटल अगर आप ले लो दो संकारक ले लो एक है और बी है तो उनके लिए क्या कंडीशन बनेगी। आप फिर इसके बाद में पढ़ेंगे गुणन संकारक, यानी कि दो संकारक हमारे पास में एक है और बी है और उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी। तो दोनों चीजें डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो बात करते हैं एक तरफ तो बात करते हैं योज्य संकारक की और एक तरफ बात करते हैं गुणन संकारक की। योज्य संकारक क्या होगा आपका? मान लिया हमारे पास दो संकारक है एक है और बी है, इधर भी मान लिया हमारे पास दो संकारक है एक है और बी है। ठीक है, दो संकारक हमने मान लिए जो कि आपके पास में एक है और बी है। सबसे पहले बात करें आपकी योज्य संकारक की, तो योज्य संकारक में जो आपका टोटल बनेगा वो भी क्या होगा संकारक होगा। ठीक है, इन दोनों का टोटल कर दोगे एक है प्लस बी कैप कर दोगे तो भी हमको क्या मिलेगा, एक संकारक मिलेगा। और ये संकारक जो होता है ये संकारक आपका क्रम विनिमय और साहचर्य नियम दोनों का पालन करता है। ये जो संकारक है ये आपका क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का पालन करता है। ठीक है, अब बात करें हम गुणन संकारक की, तो गुणन संकारक क्या होता है हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक नया संकारक होता है। दो संकारक अगर एक कैप और बी कैप ले हम और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होगा, आपका एक नया संकारक होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए कैप और बी कैप जो आ रहा है वो मान आपका बराबर नहीं होता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का यहाँ पे पालन नहीं होता है। कहने का मतलब ए कैप डॉट बी कैप नॉट इक्वल टू बी कैप, यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, जिसके लिए गुणन संकारक के लिए आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करें योज्य संकारक की या फिर आप माइनस के लिए लेना चाहो तो माइनस के लिए भी आपका ये मान हो जाएगा, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम दोनों का पालन हो जाएगा। लेकिन गुणन के लिए आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है।
तो हमने सबसे पहले संकारक पढ़ा, संकारक के बाद में आपका रैखिक संकारक, और रैखिक संकारक के बाद में ये दोनों चीजें आपका योज्य संकारक और गुणन संकारक। योज्य संकारक के लिए क्रम विनिमय और शास्त्रीय दोनों नियम का पालन होता है, बट गुणन संकारक के लिए आपका जो क्रम विनिमय नियम होता है उसका पालन नहीं होता है। शास्त्रीय नियम यहाँ पे शास्त्रीय और क्रम विनिमय दोनों नियम का पालन नहीं होता है, शास्त्रीय के लिए भी होगा और क्रम विनिमय नियम के लिए भी नहीं होगा। इसके बाद में बात करें हम इकाई संकारक की, इसके बाद में बात करें इकाई संकारक की। इकाई संकारक क्या होता है हमारा, तो एक ऐसा संकारक एक ऐसा संकारक जिसे किसी फलन पर आरोपित करने पर हमें वापस वही फलन मिल जाए। एक ऐसा संकारक जिसे किसी फलन पर आरोपित करने पर हमें वापस वही फलन मिल जाए, तो वो संकारक जो होगा वो कहलाएगा आपका इकाई संकारक। ठीक है, तो ये चीजें होंगी आपके पास में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है। इसके बाद में एक आता है आपका यूनिट। इसके बाद में आपका आता है एक एक संकारक। एक एक संकारक क्या होता है, ऐसा संकारक जो ऐसा संकारक जैसे मान लिया आपका एक तो हो गया यूनिट, एक हो गया आपका संकारक युग्म, और एक इस संकारक का हो गया संलग्न संकारक। एक संकारक हो गया आपके पास में यू कैप, और एक इस संकारक का हो गया आपके पास में संलग्न संकारक यू कैप डैगर। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि आपको क्या मिल जाए, एक मिल जाए, एकक संकारक मिल जाए, तो वो चीज आपकी हो जाएगी कि यहाँ पे आपका कंडीशन बन जाएगा यू कैप कौन सा संकारक हो जाएगा, यू कैप हो जाएगा आपका एक एक संकारक। यानी कि ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गई। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोल दोगे कि यू कैप कौन सा संकारक है, एक एक संकारक है। यदि यू कैप एक संकारक है और उस यू कैप का एक दूसरा संलग्न संकारक क्या मान लिया हमने, यू कैप डैगर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमको क्या मिल रहा है, एक एक संकारक मिल रहा है आपका आई कैप, तो हम कह देंगे यू कैप कौन सा संकारक आपका एक एक संकारक है। ठीक है, ये आपका इकाई संकारक है। यदि यू कैप एक संकारक है हमारे पास में, उसका संलग्न संकारक हो यू कैप डैगर। यदि एक संकारक है हमारे पास यू कैप और उसका संलग्न संकारक है एडजॉइंट ऑपरेटर है आपके पास में यू कैप डैगर, तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर बन के आए क्या, इकाई संकारक आई कैप, तो आप बोल दोगे यू कैप कौन सा संकारक आपका एकक संकारक है। ठीक है, अब बात करते हैं संलग्न संकारक की और आपके हर्मिटिय संकारक की। तो संलग्न संकारक क्या होता है और हर्मिटिय संकारक क्या होता है, इन दोनों की बात करें।
एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, तो उसके लिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोल दोगे बी कैप जो होगा वो ए कैप का क्या होगा, संलग्न संकारक होगा। ठीक है, बी कैप क्या होगा, ए कैप का संलग्न संकारक होगा। अब कैसे याद रखना है इसको, वो देख लो। मान लिया हमारे पास दो संकारक है, ए कैप और बी कैप। मान लिया हमारे पास दो संकारक है, ए कैप और बी कैप, और साथ में मान लिया क्या है आपके पास में दो फलन है, साई और फाई। और ये मानने के बाद में अगर आपकी समीकरण नंबर 1 सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पे, बी कैप साई का टोटल जो होगा स्टार, यानी कि आप कॉन्जुगेट बोल सकते हो इसको, सही में बोल सकते हो, इंटू 5 और डीवी के सापेक्ष आपका इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाए आपका साई ए कैप 5 डीवी के सापेक्ष इंटीग्रेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कहोगे कि हमारा जो बी कैप होगा, बी कैप ए कैप का संलग्न संकारक कहलाता है। ठीक है, ए कैप और बी कैप क्या हो, हमारे पास दो संकारक हो और दो फलन हो आपके साई और फाई। तब यदि आपकी समीकरण नंबर 1 सेटिस्फाई होती है तो आप कहोगे कि आपका जो बी कैप होगा वो क्या होगा, ए कैप का संलग्न संकारक होगा। और इस संलग्न संकारक को हम क्या करते हैं, डैगर लगाकर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बी कैप जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ए डैगर के बराबर होगा, ए कैप डैगर के बराबर होगा। ये तो हो गई संलग्न संकारक की परिभाषा। यदि आपकी समीकरण नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाए, बी और ए कैप दो संकारक, साई और फाई दो फलनों के लिए, तो आपका बी कैप ए कैप का संलग्न संकारक होगा। ये वाली चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें हर्मिटिय संकारक की, तो अगर संलग्न संकारक समझ में आ गया तो हर्मिटिय संकारक भी आप कर सकते हो। वहां पे क्या होगा आपका, ये जो बी कैप होगा, यहाँ पे जो बी कैप होगा, ठीक है, यानी कि आपका ए डैगर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ए कैप और ए डैगर, अगर आपका संकारक है ए कैप और इसी का संलग्न संकारक ए डैगर है, तो ये दोनों चीजें अगर बराबर हो जाए तो आपका जो संकारक होगा ए, वो होगा हर्मिटिय संकारक।
तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है हर्मिटिक संकारक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका हर्मिटिक संकारक। हर्मिटिक संकारक से या तो आपकी प्रमेय पूछ ली जाती है या इसके जो एप्लीकेशन है वो पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो हर्मिटिक संकारक की परिभाषा क्या होती है आपकी, यदि एक एक संकारक है और यह संकारक स्वयं के संलग्न संकारक एक डैगर के बराबर हो। यदि एक संकारक हमारे पास में एक है और यह संकारक जो है आपका स्वयं के संलग्न संकारक के बराबर हो, अर्थात एक बराबर हो आपका एक डैगर, अर्थात आपका एक बराबर हो एक डैगर की, तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी हर्मिटिक संकारक की। ठीक है, और इसके लिए एक चीज जो आपको याद में रखनी है वो ये समीकरण ये समीकरण आपको ध्यान से रखना है। अगर आपका एक हर्मिटिक संकारक है तो वो संकारक इस समीकरण नंबर 2 को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कोई संकारक समीकरण नंबर 2 के अनुसार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपका जो संकारक होगा एक वो कहलाएगा हर्मिटिक संकारक। दोनों चीजें आप कर सकते हो। अगर हमारा एक संकारक है जो कि स्वयं के संलग्न संकारक एक डैगर के बराबर है, अर्थात एक बराबर एक डैगर, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और आपके समीकरण नंबर 2 भी क्या होती है सेटिस्फाई होती है, तो हम एक को कहेंगे यहाँ पे हर्मिटिक संकारक। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें आपकी वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आपका हर्मिटिक संकारक से संबंधित 2 प्रमेय है हमारे पास में, ठीक है, जो आपके रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। और इसके बाद में हम कुछ प्रमेय पढ़ने वाले हैं, जैसे आपकी एरनफेस्ट प्रमेय जो होती है वो भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। अभी हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमने हाइजेनबर्ग के एनर्जी सिद्धांत की बात कर ली, और अब हम बात कर रहे हैं संकारकों की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके, तो ऑपरेटर्स में सबसे मोस्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका हर्मिटिक संकारक। ठीक है, इसी के साथ में कुछ चीजें और लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले की। ठीक है, संकारक जो होंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।